देखिए जी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना है जी। क्वेश्चन देखो, पहले तो ये क्वेश्चन ध्यान से पहले आपको देखना है, समझना है, फिर आपको कोशिश खुद से करनी है कि खुद से आंसर दे दो। ये क्वेश्चन है जी, एक है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। ये आपको न्यूज में देखने को ये टर्म काफी बार देखने को मिलती है। ये व्हाट इज दिस, क्या है ये टर्म? मेरा आज पेन चेंज करने का मन कर रहा है। ये देखो, ये सही है, ये दिख रहा है, ये एम्बर बॉक्स ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, विजिबल है। ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स मुझे यहां पे विजिबल है, आपको स्क्रीन पे विजिबल है, मतलब ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है। मैंने ग्रीन पहना है इसीलिए नहीं, बट वैसे ही हाँ दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज दिस? एक्चुअली दीज आर द सब्सिडीज। ये क्या है? दीज आर द सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब क्या हुआ? ये आपको प्रॉपर तरीके से कुछ छूट देती हैं। और ये क्या है मतलब छूट देने का मतलब क्या है, इसका पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे सब्सिडीज, यू नो ना, मतलब हमारे देश में भी बहुत सारी सब्सिडी चलती हैं। एग्रीकल्चर पे लगा लो, फूड पे लगा लो, बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है आपको जो है ये सब्सिडीज वगैरह देखने को मिलती हैं। तो अब ये सब्सिडीज जो हैं ये ट्रेड के साथ संबंधित हैं। अब ये ट्रेड किस तरीके का ट्रेड है, ध्यान से समझना, पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये ट्रेड किस तरीके का है, इन वर्ड्स के ऊपर मत जाना, इन वर्ड्स के ऊपर मत जाना, बट मैं आपको समझाने के लिए ये वर्ड्स मैंने इस स्क्रीन पे डाल दिए, बट वर्ड्स पे मत जाना। जिसको जिस तरीके से मैं समझाऊंगा वैसे समझना, फिर वर्ड्स पे जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन बॉक्स की, ग्रीन बॉक्स, तो दीज आर द सब्सिडीज, ठीक है। अब क्या होता है, सब्सिडीज दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और कॉज मिनिमम डिस्ट्रप्शन, नो लिमिट। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने देश में, क्योंकि देखो हमारा देश भी बाहर जाके ट्रेड कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड कर रहा है, तो उन ट्रेड को देखने वाली एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज WTO। ये तो सबको पता है, दैट इज WTO, ठीक है। अब ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया अपने फार्मर्स को कुछ ऐसी सब्सिडीज दे दे, कुछ इस तरह की सब्सिडीज दे दे जिसके साथ ट्रेड के ऊपर कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिस्ट्रप्शन ट्रेड, क्या मतलब है इस चीज का? ये ऐसे है, मान के चलो मैं भी किसान हूं, आप भी किसान हो, सरकार ने हमें कुछ छूट दे दी, मेरे को भी सब्सिडी दे दी, आपको भी सब्सिडी दे दी, लेकिन ये ट्रेड हमारा नहीं है, एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं है, ये हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब, अब इसको और तरीके से समझो, मैं इंडिया का फार्मर हूं, आप विदेश के फार्मर हैं। अब अगर देखा जाए, इंडिया ने अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे दी, अब सब्सिडी दे, छूट दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडियन फार्मर है उसके लिए जो उपजा, मतलब जो चीजें वो ग्रो करेगा, वो उसको सस्ती मिलेंगी। ऑब्वियसली बात है, अगर हम सब्सिडी, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है तो हमें वो सस्ती मिलेंगी। तो अगर हम वो चीज लेके चले जाएं इंटरनेशनल मार्केट में, तो अगर आप यूएसए से बिलोंग करते हैं, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, जो चीज आप जो है 50 रुपए की दे रहे हैं, वही सेम चीज मैं 40 रुपए की दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेड खराब हो गया, ट्रेड डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब ट्रेड बिगड़ गया। कहने का मतलब, विदेशी जितने भी होंगे वो यूएसए से ना खरीद के कहां से खरीदेंगे, इंडिया से खरीदेंगे। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज इस तरीके की सब्सिडीज होती हैं जो इंडियन फार्मर है उसको मिली। मान के चलो भाई, मेरे यहां पे मैं एग्रीकल्चर कर रहा था, मॉनसून ज्यादा आ गई, भाई मेरी सारी जो अपनी मेरी वो है खेती है वो खराब हो गई, ठीक है, तो सरकार ने मुझे छूट दे दी। जब हो सकता है कि मैं हिली एरियाज में रह रहा हूं, पर्वत वाले एरियाज में रह रहा हूं, जहां पे पता है मुझे ना पानी, ना इरिगेशन, ना वो फलाना ढिमकाना, जो भी चीजें होती हैं, मतलब मेरे को उस चीज की आउटपुट नहीं मिल पाएगी, जो चीज की लागत मैं लेके मतलब सरकार को बेच पाऊंगा, जब वो सरकार मार्केट में लेके आ पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज जो होती हैं वो हम इंडिया के अंदर अगर किसी कंडीशनल चीजों के अकॉर्डिंग उसको दे रहे हैं तो वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, जिसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसका कोई नुकसान नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर मैं 40 रुपए की अगर कोई सामान भेज रहा हूं बाहर, इंडिया से बाहर भेज रहा हूं, तो यूएसए वाला भी 40 रुपए की भेज रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ, कोई भी ट्रेड का डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, यानी कि ट्रेड वहां पे खराब नहीं हुआ। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? और इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट एट ऑल।
तो ये सब्सिडी समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना आंसर नहीं है कि WTO लगाया और निकल गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाए, हो सकता है वन वर्ड मतलब व्हाट इज द ब्लू बॉक्स सब्सिडी, व्हाट इज द ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, इस तरीके से आ जाए। तो मतलब क्या हो गया कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर जो है वो कोई नुकसान नहीं होने वाला इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत। जो आप लोग हैं बाहर के, जब मैं इंडिया का हूं, तो इसमें आपस में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, इंटरनेशनल मार्केट में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो दे आर कॉल्ड द ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज। दूसरी बात करते हैं एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स का क्या है? द ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज लिमिटेड टू 5% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, 10% और द डेवलपिंग कंट्रीज। अब एम्बर बॉक्स में क्या होता है? एम्बर बॉक्स में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, भाई सरकार ने मुझे कुछ ऐसी सब्सिडीज दे दी जिससे मैं मार्केट खराब कर सकता हूं। और एम्बर बॉक्स में क्या है कि कहने का मतलब यह है कि अगर लेट सपोज मैं चीज मेरी 40 रुपए की मार्केट में जा रही है, फॉरेन मार्केट में, और आपकी जा रही है 50 रुपए की, तो ऑब्वियसली बात है चीप किसकी हुई, सस्ती किसकी हुई? 40 रुपए वाली चीज सस्ती हुई। तो इंटरनेशनल मार्केट कहां से खरीदेगी? 40 रुपए वाली चीजों से खरीदेगी। कहने का मतलब इंडिया से सारा सामान खरीद लो, इंटरनेशनल मार्केट पूरी इंडिया की तरफ आ जाएगी। तो इसका मतलब वो ट्रेड डिस्टॉर्शन हुआ। और इसके अगर वो ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहा है तो वो कौन सी हो जाती है? दैट मींस जी, तो वो आपकी जो है एम्बर बॉक्स हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एम्बर बॉक्स के अंदर जो है आपकी एक लिमिट दे रखी है। एम्बर बॉक्स के अंदर जो है वो आपकी एक लिमिट दे रखी है। जस्ट ए सेकेंड जी, एम्बर बॉक्स के अंदर जो है वो आपको लिमिट दे रखी है कि भाई आप इतना ही आपको सब्सिडी दे सकते हैं। कैसे? जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर कर रहे हो आप लोग, तो उसमें सिर्फ आपको 5% मिलेगी। और अगर आप जो डेवलपिंग कंट्री से, जैसे हमारे इंडिया वगैरह हैं, तो आपको 10% छूट मिल सकती है जो भी आपको चीज प्रोड्यूस कर रहे हो। यहां पे शायद ना दिख रहा हो, बट अदरवाइज समझ लेना, ठीक है? तो 10% जो है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और 5% जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। मतलब सीधी सी बात है, थोड़ी बहुत छूट दे दी ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटरनेशनल मार्केट को डिस्टॉर्ट करेंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट को हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी सब्सिडी आती है? वो आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है, जिसमें सस्ता सामान इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है और पूरा इंटरनेशनल मार्केट हिल जाती है। तो दैट इज कॉल्ड आपकी एम्बर बॉक्स। यू गॉट द पॉइंट? क्लियर? थर्ड पॉइंट देखते हैं, ब्लू बॉक्स। अब ब्लू बॉक्स सब्सिडी का मतलब क्या है, समझना इस चीज को। अब क्या है, आपने सुना होगा, देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, आसपास देखा होगा, कहते ना कि कई बार आलू जो उगाते हैं हम लोग, आलू की खेती इतनी हो जाती है, सड़कों पे आलू गिर रहे होते हैं, भाई खरीद ही नहीं रहा, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया है हमने। कहने का मतलब आलू भी 5 रुपए किलो बिक रहा है, मतलब इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो गई है, आलू 5 रुपए जो है बिक रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो आप कर सकते हो, भाई अगर आपको इंडिया कह रहा है भाई लिमिट में रह के करना, जहां WTO कह रहा है लिमिट में रह के करना, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन मत करना। अगर इंडिया में 5 रुपए का बिक रहा है माल, ठीक है, और यूएसए वाला इंटरनेशनल मार्केट में 30 रुपए का बेच रहा है, और इंडिया में 5 रुपए की चीज इंडिया में मिल रही है, तो भाई फॉरेन मार्केट में वही चीज कितनी मिल जाएगी? 10 रुपए की मिल जाएगी। कहने का मतलब 10 और 30 का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो ये भी क्या कर देगी? खराब कर देगी। तो इसीलिए ब्लू बॉक्स सब्सिडीज दी जाती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि भाई अपने प्रोडक्शन को थोड़ा सा लिमिट करो। तो ऐसी छूट पहले ही सरकार किसानों को दे देती है कि भाई अपनी प्रोडक्शन को लिमिट करना, ऐसा नहीं है मार्केट में बस फेंकते चले जाओ। कहने का मतलब इंटरनेशनल मार्केट को खराब नहीं करना। तो दैट इज कॉल्ड आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। अब मुझे एक चीज बताइए, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? देन इसको एक वन गो में हम समझते हैं क्या है। ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए? पहले तो ये बताइए, बताइए जी फटाफट, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? देन मैं आपको एक वन गो में आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। अरे बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझ में आ गए? ओके, तो यहां पे जो मैं वर्ड यूज करूंगा, फटाफट उसका आंसर देना फटाफट से। अगर लेट सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि ऐसी कौन सी सब्सिडीज हैं जो ट्रेड को खराब कर देगी, ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर देगी, तो वो कौन सी सब्सिडी होती है?
ट्रेड डिस्टॉर्ट करने वाली सब्सिडी कौन सी होती है? फटाफट से आंसर बताओ। ट्रेड को खत्म कर देगी, ट्रेड को मार्केट्स में, मार्केट के अंदर जो है वो मतलब तबाही मचा देगी पूरी। तो दैट सब्सिडी इज कॉल्ड, दैट सब्सिडी इज कॉल्ड, यस, अगर ट्रेड डिस्टॉर्शन की बात आती है यस, तो वो आपकी आएगी एम्बर बॉक्स। पॉइंट समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड एम्बर बॉक्स। अगर मैं कहूं कि लिमिट कर दी आपकी प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन को लिमिट कर दो, प्रोडक्शन को लिमिट कर दो, तो इसमें ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा। इसमें आपको ऐसे छूट दी जा रही है जिसमें ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपके प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड ब्लू बॉक्स सब्सिडी। एंड द थर्ड वन, जिसमें आपको सरकार ने बोला कि आप जो है ट्रेड के ऊपर आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको सरकार आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको कुछ सब्सिडीज दे रही है जिसमें आपका ट्रेड बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा, एंड दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर द फार्मर, एंड दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर द फार्मर, कि हाँ यार उस किसान को कुछ फायदा हो, जब उस एरिया में उस किसान का कुछ फायदा हो, होने का मतलब, फायदा होने का मतलब क्या कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो दैट मींस दैट सब्सिडी इज कॉल्ड ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मैं इस क्वेश्चन के ऊपर इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूं, रीजन है इसके पीछे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब सीधा वो आपसे ये नहीं पूछेगा डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, वो टर्म्स के ऊपर आता है अब। और ये क्वेश्चन जो है, जो स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी नया एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, भाई ये क्वेश्चन आते हैं। ये पिछले साल आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उसमें आया था बीपीएससी में, 69th बीपीएससी में भी मैंने देखा था, और शायद लास्ट ईयर मैंने यूपीपीसीएस में भी देखा था। और ये आते हैं यार क्वेश्चन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैंने इसके ऊपर इतना टाइम लगाया है, ठीक है। तो इसका अब आंसर क्या बनेगा कि ये ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, these subsidies are related with the WTO affairs, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये चीज संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? ए इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? अब एक चीज और याद करते हैं यहां पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। देखो, पहले इसका नाम था गैट, किसका? WTO का। अब ये गैट का फुल फॉर्म याद करना है, ये आपको पेपर में मिल जाएगा, बट बताता हूं आपको याद कैसे करेंगे। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो ऐसी ऑप्शन ना कई बार फुल फॉर्म पे आ जाती है, मैंने इतना देखा है ये क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे वहां पे भी गलत कराते हैं। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द अर्लियर नेम ऑफ WTO, और ये बना था 1948 में, और इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि इसकी फुल फॉर्म गलती से एग्जाम में वो क्या डाल देता है, यहां पे डाल देगा ट्रेड, यहां पे डाल देगा टैरिफ, तो ऑब्वियसली बात है ये गलत हो गया, ये तो सही है। तो हमें गलती नहीं करनी, हमें भूलना नहीं है, मैंने बहुत सारी क्लासेस में बताया है। देखो दोनों में टीटी कॉमन है, ABC में पहले क्या आएगा? ए आएगा, तो जानेंगे टैरिफ, टैरिफ पहले आएगा। सो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो ये याद रखना, पॉइंट समझ में आया? टैरिफ एंड ट्रेड, TA पहले आएगा, TT दोनों में कॉमन है, ABC में A पहले आएगा, तो ये याद रखना, टैरिफ आता है पहले, टैरिफ एंड ट्रेड। अब गैट की मीटिंग चल रही थी, गैट की 8वीं मीटिंग चल रही थी, और 8वीं मीटिंग चल रही थी कहां पे? रुग्वे। कहां पे? रुग्वे में चल रही थी। और उस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? प्रेसिडेंट वाज डंकल। उस मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे? डंकल। समझ में आया? अब 8वीं मीटिंग में जो आपके WTO की मीटिंग के डंकल प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंटशिप में रुग्वे राउंड में गैट का नाम चेंज हो गया, क्या? WTO। और ये होता कब है? 1 जनवरी 1995 को, और सेम डे इंडिया ने भी इसको साइन किया था, सेम डे इंडिया ने भी इसको साइन किया था। जब इसको गैट को ज्वाइन किया था 1948 में हम थे, लेकिन आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि WTO को हमने साइन कब किया, तो 1 जनवरी 1995 को ही हमने साइन किया था। समझ में आ गया जी? हाँ जी, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने 15 मिनट तो लगाए होंगे, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है,
ये एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बताइए जी। यस, मार्केश ट्रीटी, यस मार्केश ट्रीटी 1994, और सेम ट्रेड के साथ रिलेट कर दिया, ये भी पेपर में आ जाता है, मार्केश ट्रीटी। हाँ जी, तो अब बताइए जी अगला क्वेश्चन। जी, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है? कैपिटल बजट समझाएं आपको, या आंसर टिक करोगे पहले? कैपिटल बजट में कौन सी चीज आती है? कैपिटल बजट, अब देखो, बजट जब हम बात करते हैं, बजट वर्ड जब हम याद करते हैं, 112 नंबर आर्टिकल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि एक साल का पूरा लेखा जोखा। और एक साल का पूरा लेखा जोखा अगर मैं कहूं, मान के चलो मैंने आपको बोला कि आप अपने बैंक की, जो आपका बैंक है, पर्टिकुलर जो बैंक आप यूज करते हो, उसकी एक साल की रिपोर्ट दो मुझे, ठीक है, एक साल की रिपोर्ट दो। तो एक साल की रिपोर्ट में वहां पे ये भी होगा ना, आपने कुछ पैसे जमा किए, आपने कुछ पैसे खर्चे करिए, तो मतलब सब कुछ होगा। तो इसका मतलब यहां पे ये है कि बजट के अंदर भी सेम एक साल की अगर आप बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो यहां पे आपको बताया जाएगा कि भाई पैसा कहां से आ रहा है और खर्चा कहां से कहां पे हो रहा है। तो आपकी इनकम कहां पे हो रही है, कहां से हो रही है, और आपका एक्सपेंडिचर कहां से हो रहा है, ये सब चीजों के ऊपर बात करी जाएगी, बिल्कुल बात करी जाएगी। अब जो वर्ड था आपका कैपिटल बजट, कैपिटल बजट, ठीक है, तो कैपिटल बजट में भी ये होगा ना कि आपकी इनकम और आपका एक्सपेंडिचर। गॉट इट? अब एक चीज यहां रखना, जहां पे भी ये कैपिटल वर्ड आ गया, जहां पे भी ये कैपिटल वर्ड आ गया, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी ये कैपिटल वर्ड आ गया, तो वहां पे एक वर्ड ऑप्शन में पक्का दिखेगा आपको, क्या? लॉन्ग टर्म, लंबा समय, ये जरूर दिखेगा। समझ में आया? और एक वर्ड आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर ही हो गया, यहां पे आपको पता लग जाएगा मैं किस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं। ये छोड़ो, ये छोड़ ही दो, ये वर्ड छोड़ दो, यहां पे तुम्हें इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर हो गया ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर हो गया कि भाई जब इन्वेस्टमेंट मतलब खर्ची कर रहे हैं हम, वहां समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां पे अगर हम बात करें, इनकम की बात करें, अब जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, ये किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसका मतलब कैपिटल बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट को पैसा कहां से आ रहा है? लंबा समय, लंबे समय का पैसा कहां से आ रहा है? सोचो थोड़ा सा, कहां से आ रहा होगा पैसा? फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देती है उधार में, भाई बिल्कुल देती है। यूनियन टेरिटरीज को पैसा देती है, बिल्कुल देती है। अब यहां से पैसा रिटर्न भी तो आएगा। अगर मान के चलो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ उधार पैसे दे दिए या यूनियन टेरिटरी को कुछ उधार पैसे दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो भाई ये पैसे चुकाएंगे भी तो सही। तो कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट या यूनियन टेरिटरी को लोन वगैरह दे रखा था, क्योंकि लोन ऐसा तो है नहीं कि यहां पे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 10,000, लाख, 10 लाख, भाई करोड़ों की बात चल रही है। और करोड़ों अगर सरकार ले रही है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी ले रही है, तो ऑब्वियसली बात है लंबे समय के लिए ले रही होगी। तो ये जब पैसे वापस लौटाएगी तो वो भी लंबे समय के लिए पैसा होगा, लंबे समय के लिए पैसा होगा। सो लोन वगैरह जो चीजें वापस आ रही हैं वो सरकार की क्या होगी? इनकम होगी। यस, इनकम हो गई, ठीक है। अब मान के चलो इंडियन गवर्नमेंट आईएमएफ से पैसा लेती है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेती है,
यूएस से पैसा लेती है, जापान से पैसा लेती है, ठीक है। तो ये पैसे जो होंगे, क्या लगता है आपको 10 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 5 महीने, इसके लिए ले लेती है लंबे समय के, मोर देन 1 ईयर्स। तो अब अगर गवर्नमेंट की इनकम की बात करें, कैपिटल बजट की बात करें और लंबे समय के लिए पैसे की बात करें, तो वो कहां से आएगा? फॉरेन कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन से। जितने भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी वगैरह 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 जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब थर्ड की अगर मैं बात करूं कि कैपिटल बजट में और लंबा समय से पैसा कैसे आ सकता है, अब एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, आपने एक वर्ड सुना होगा टी बिल्स, सुना है आपने वर्ड? ये होता है ट्रेजरी बिल्स। जब आपने सुना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सुना है ये वर्ड? ये वर्ड सुने होंगे 100%, आपने ये वर्ड सुने होंगे, ठीक है। ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये वर्ड सुने होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, मैं हूं, मान के चलो मेरे पास, मेरे अकाउंट में, छोड़ो अकाउंट छोड़ो, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, इंडियन पर्सन, नॉर्मल पर्सन, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। तो मेरा दिमाग में यही होगा, मुझे 10 लाख से 11 कब करने हैं, जब 11 से 12 कैसे करेंगे? पॉइंट समझ में आया? यही होगा दिमाग में। ऑब्वियसली बात है, पैसा कमाना चाहते हैं आप लोग भी, जो आप इनकम आपके पास है, आपके पास पैसा जमा है, चाहे कैसे भी फॉर्म में जमा है, तो आप उससे पैसा डबल करना चाहेंगे या पैसा बढ़ाना चाहेंगे? बिल्कुल बढ़ाना चाहेंगे। तो ये पैसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अपने पैसे हम गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों से मांग लो। लोगों से ऐसे तो है नहीं कि घरों में जा जाके मांगेंगे, नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? ये टी बिल्स, ट्रेजरी बिल इशू कर देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर देती है। और ये पैसा आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं, अगेन 10, 4, 5 हजार रुपए, ये कुछ अच्छा अमाउंट का पैसा होता है, मिनिमम 25,000। अगर मैं बात करूं इंडिया में 25,000 देने वाले लोग जो होंगे, हम 140 प्लस करोड़ हैं, ठीक है। 25,000 देने वाले जो लोग रुपए, मतलब मिनिमम 25,000 की यहां पे लिमिट होती है कि 25,000 आप दे सकते हैं। तो आप एक चीज बताओ, 25,000 देने वाले लोग कितने होंगे 140 करोड़ में से? बहुत सारे होंगे, ठीक है। अगर मैं 1% लोग भी लेके चल जाऊं जो टैक्स भरते हैं, ठीक है, तो 140 करोड़ का मतलब क्या होगा भाई? 1 करोड़ बंदा भी अगर ऐसा है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल सकता है, 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 25,000, 25,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास आ गया। तो मतलब वो पैसा लंबे समय के लिए आ गया कि हां अब गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करेगी और अपना काम चलाएगी। तो दैट मींस ये वाला जो पैसा होता है वो भी कहां पे आएगा? गवर्नमेंट की इनकम में आएगा। कि यहां पे टी बिल्स जहां गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, पॉइंट समझ में आया? तो वो भी किस में आएगा? इनकम में आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट की एक टाइप की इनकम ही होगी ना पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो ये सारी चीजें कहां पे आएंगी? आपकी इनकम में आ जाएंगी। अब मुझे एक चीज बताओ, गवर्नमेंट जो है लंबे समय के लिए जो पैसा है जी, गवर्नमेंट जो है लंबे समय के लिए पैसा खर्च कहां पे करेगी? गवर्नमेंट ने लंबे समय के लिए पैसा खर्च करना है, कहां पे खर्च करेगी? सोचो कि कहां पे खर्च करेगी, बताओ जी, कहां पे पैसा खर्च करेगी लंबे समय के लिए? भाई अगर आपको देखो, आपने रोड्स बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, यहां पे पैसा खर्च करेगी। और ये ऐसा तो है नहीं है कि हां अगर मैं कहूं हाईवे बनाने जा रहे हैं कोई, भाई हाईवे में ऐसे तो है नहीं कि इतनी एक टुकड़ा सा बनाना है। भाई हाईवे मतलब हाईवे, और एक हाईवे तो नहीं होगा, कितने हाईवे होंगे? बहुत सारे हाईवेज होंगे। तो भाई वो पैसा जो लगेगा उस पे, वो भी लंबे समय के लिए लगेगा, और वो पैसा कौन सा होगा? एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट का हिस्सा होगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि और कहां पे पैसा खर्च किया जा सकता है, अब एक चीज बताओ, यहां पे मैंने आपसे एक बात करी थी कि जो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को पैसे दे रखे थे, लोन दे रखा था, उसका जब रिटर्न आता है तो वो इनकम में आ जाएगा। अब अगर मान के चलो एक स्टेट ने तो वापस दे दिया, दूसरी स्टेट हमसे मांग रही है, तो वो किस में आएगा? भाई वो कहां पे आएगा? लोन्स, जो एडवांसेस जो भी आपसे मांग रही है, कौन? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी जो मांग रही है, वो भी खर्चा यहां पे आएगा। बिल्कुल, जो इनका रिटर्न होगा वो इनकम में आ जाएगा, और यहां का पैसा खर्च होगा वो भी इसमें चला जाएगा। गॉट इट? ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? और कहां पे पैसा खर्च कर सकती है गवर्नमेंट जी? बस यही है, यही तरीके हैं।
यही है ये पूरा हिस्सा जाने के इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड बजट। और एक कैपिटल बजट लंबे समय वाला। और यहां पे अब पढ़ो ऑप्शन और इसका आंसर बताओ। अब इसका आंसर बताओ। जी अब इसका आंसर बताओ पढ़ के ध्यान से। इन्होंने क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन समझना है। अब फटाफट 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 सर को समझ आ गया, मेरे को समझ आ गया, ऐसे नहीं करना। यहां पे कैपिटल बजट वर्ड लिखा है, ध्यान रखना। अगर वहां पे बोल दे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स का मतलब पैसा आना, इनकम, ठीक है, तो भाई वो उसी तरीके के क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये बजट है, कैपिटल बजट यानी कि इनकम प्लस एक्सपेंडिचर है। तो यहां पे कैपिटल रिसीट्स भी लिख सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्ड भी लिख सकता है। जैसे पहला पॉइंट देखा जाए, इन्होंने बोल दिया एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट सच एज ए रोड, बिल्डिंग, मशीनरीज, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। समझ में आया? किसका पार्ट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। दूसरी बात करें, लोन रिसीट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, ये कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है। रिसीट्स मतलब इनकम। समझ में आया? लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ये किसका हिस्सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का, क्योंकि ये पैसा दे रहा है। कौन समझ में आया? तो ऐसे मैंने आपको अलग अलग से भी बता दिया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 बनेगा करेक्ट आंसर। अरे समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ जी, गॉट इट। आओ आगे। अब ये गवर्नमेंट बजट है। अब मैंने ना तो कैपिटल वर्ड यूज किया, ना ही मैंने रेवेन्यू वर्ड यूज किया, मैंने अब यूज किया गवर्नमेंट का बजट, 112 नंबर आर्टिकल वाला। अब इसमें दो तरीके के होते हैं ये बजट में। एक होता है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू का मतलब क्या होगा भाई, कहां से पैसा आएगा? रेवेन्यू, भाई कोई पैसा आप लगा रहे हैं और उससे पैसा आ रहा है, तो रेवेन्यू रिसीट्स। और ऐसा ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट्स कहां से आएगा भाई? टैक्स से आ जाएगा, नॉन टैक्स से आ जाएगा। ये नॉन टैक्स वही होते हैं, जैसे कोई चालान कट गया आपका, फाइन लग गया किसी चीज का, बिल जो ये बिजली का बिल नहीं भरा था आपने, वो जो कुछ फाइन लग जाता है, तो दैट इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स तो आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एक्सपेंडिचर क्या होगा? प्लान, भाई जो पंचवर्षीय योजना होती थी पहले कि यहाँ पे खर्च किया जाएगा, यहाँ पे जो बजट में प्रॉपर लिखा होता है, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, वो क्या है? आपका प्रॉपर तरीके से प्लान है। अब इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहाँ पे होते हैं? कि जो गवर्नमेंट प्लान नहीं करके चल सकती। गवर्नमेंट कहां पे प्लान करके नहीं चल सकती, वो आपको बताना है। देखो गवर्नमेंट जो है डिफेंस के ऊपर सोच नहीं सकती। नो डाउट हम डिफेंस के लिए सोचते हैं कि हाँ इतना पैसा लगाएंगे, लेकिन अगर वॉर हो गई, जहाँ आपकी कंडीशंस ऐसी होगी, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस बन गई, तो आपको सारा पैसा हटा के, सब जगहों से हटा के कहां पे देना पड़ेगा? डिफेंस में। तो डिफेंस को हम नॉन प्लान में रख के चलते हैं, ठीक है। और कहां पे हो सकता है? जैसे आपने इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आप भरते हैं, इंटरेस्ट भरने का मतलब क्या हो गया? लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने आईएमएफ को रिटर्न देना है, इंटरेस्ट देना है, वर्ल्ड बैंक को इंटरेस्ट देना है, भाई कुछ पैसा कभी भी हम मांग लेते हैं, दे मिल भी जाता है, तो उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। और क्या हो सकता है? जो जनरल सर्विसेज होती हैं, जैसे भाई गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि आज से आपको ये चीज मिलेगी, अरे भाई कैसे मिलेगी? कोई प्लान तो था, प्लान तो कोई था नहीं उसमें, तो ऐसे ही अगर मिलेंगी तो भाई वो सर्विसेज जो आपका खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा भी क्या होगा? नॉन प्लान खर्चा होगा। और क्या हो सकता है? सब्सिडीज। अब सब्सिडीज कैसे हो सकती हैं? मैंने आपको बताया ना कि कभी भी कुछ भी अनाउंस हो जाता है, तो हाँ भाई आज से हम आपको ये सब्सिडीज देंगे। अरे भाई कैसे देंगे? कोई प्लान तो था ही नहीं आपका, तो सब्सिडीज भी कहां पे आ जाएंगी? नॉन प्लान में आ जाती हैं, ठीक है। तो दे आर द नॉन प्लान। ये वर्ड मैंने आपको बता दिया, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको मैंने बता दिया। और वो प्लान भी हो सकता है, नॉन प्लान भी हो सकता है। हाँ जी, गॉट इट। सर आप वेस्ट यूपी के हैं, आपकी लैंग्वेज ऐसे है कड़क एकदम। बेटा असी पंजाबी हाँ, असी पंजाबी हुन्ने हाँ, ठीक है। आ जाओ पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
आवाज में भारीपन लेके आना पड़ेगा। आओ जी आगे। चलिए जी बताइए फटाफट से अगला क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन, देखो ये क्वेश्चन अगर तुम्हें स्क्रीन पे नहीं दिख रहे, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे नहीं दिख रहे तो ऐसे मत फोन करना, फोन को ऐसे कर लो। लैपटॉप पे देख सकते हो तो लैपटॉप पे देख लो। ये जो कमेंट सेक्शन चल रहा है इसको बंद कर दो, इसको फोन को ऐसे कर लो सीधा, बताने के पूरा बड़ा करके दिखे आपको अगर ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा तो, क्योंकि क्वेश्चन लंबे लंबे हैं ना तो मजा आता है पढ़ने में भी। तो देखो जी क्या कहता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। जो मरुस्थलीकरण होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजर्टिफिकेशन। डेजर्ट्स सुने हैं, डिजर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई जगह के ऊपर जो है कह सकते हो कि हरियाली थी, थोड़ी बहुत थी, कम ज़्यादा थी, जो भी है, और उसको जो है उनमें चेंज हो गया। कहाँ पे? वो चीज़ डेजर्ट में चेंज हो गई, मरुस्थल में चेंज हो गई, तो दैट इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने ऐसे एक कन्वेंशन साइन किया है जो डिजर्टिफिकेशन को दूर करेगा, जाने के हमें ग्रीनरी लेके आनी पड़ेगी, तो उसके लिए कन्वेंशन है। अब क्वेश्चन ये है, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। तो पहले पॉइंट से समझते हैं। इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ध्यान से समझो, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव द इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ऑब्वियसली बात है ये होगा। ये पहला पॉइंट क्या कहता है कि इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो देश के अंदर आपके पर्टिकुलर देशों में जो नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, इस चीज को खत्म करने के लिए, जाने की डिजर्टिफिकेशन को हमने ग्रीनरी में लेके आना है। जो नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जो काम कर रही हैं, उसके साथ पार्टनरशिप करके सपोर्ट करना है और डिजर्टिफिकेशन को खत्म करना है। यस, दिस इज द पॉइंट, ये आपका पॉइंट सही है। दूसरा, इट हैज ए स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन द साउथ एशिया and North Africa region, and its secretariat facilitate the allocation of major portion of the financial resources to these region। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर फोकस है साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका रीजन के ऊपर। पॉइंट समझ में आया भाई? ये जहां पे भी डिजर्टिफिकेशन ज्यादा होगा वहां पे ये फोकस करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेक्रेटेरिएट। अब ये सेक्रेटेरिएट का फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजन, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस एरिया में देना। तो इसका मतलब पैसा बांटना, इसका मतलब जो फंड्स इनके पास हैं वो बांटना। पहली बात तो जो सेक्रेटेरिएट होता है उसका फंड्स से कोई लेना देना नहीं होता, पैसे से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। सेक्रेटेरिएट का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम द सेक्रेटेरिएट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो आप देश हो, आपने एक फाइल सबमिट करी, दूसरे ने करी, तीसरे ने करी, चौथे ने करी, तो मैं वो क्या करता हूं, पूरी कंपाइलेशन करता हूं, फाइल्स की कंपाइलेशन करता हूं। तो मेरा काम यही है सेक्रेटेरिएट में कि वो पूरी कंपाइलेशन करके मैंने आगे बॉस को पकड़ानी होगी, यानी कि जो चेयरपर्सन है, जो प्रेसिडेंट है इसका, उसको पकड़ानी होगी कि भाई ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ये लो फाइल और ये लो आपका काम, ठीक है। तो मैं बीच में इंटरमीडिएटर हूं जो आप अलग अलग देशों से वो चीजें पकड़ के उनको आगे करवा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा काम ऐसा नहीं है कि जो फंड्स इनके पास हैं वो मैं सब कुछ बांटना, वो इसका काम नहीं है मेरा, ठीक है। तो मेरा काम क्या है भाई, जो भी आपने रिपोर्ट देनी है दो, आपके देश की रिपोर्ट दो, उसके देश की रिपोर्ट दो, ठीक है, मैं आगे पकड़ा दूंगा। तो दैट इज द सेक्रेटेरिएट वर्क, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा क्या कहता है, इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच encouraging the participation of local people in combating the desertification। बिल्कुल बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है भाई, नीचे से नीचे बंदा भी जुड़ा हुआ है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट बंदा भी जुड़ा हुआ है, लोकल लोगों की। ऑब्वियसली बात है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, मान के चलो जैसे मैं पंजाब में रहा हूं तो मुझे पंजाब के एरिया की नॉलेज होगी,
मुझे मुझे कोई जो है, मुझे कोई ना महाराष्ट्र की नॉलेज है, ना कर्नाटका की नॉलेज है, ना तमिलनाडु की नॉलेज है, ना मुझे केरला की नॉलेज है, ना मुझे बिहार की नॉलेज है, ना मुझे यूपी की नॉलेज है। भाई वहां की मिट्टी क्या है, कैसा एनवायरमेंट है, मुझे नहीं पता। मुझे नॉलेज है पंजाब की। लेकिन ऐसे ही आप भी हैं ना, तो आप भी अपने पर्टिकुलर एरियाज में हैं, तो आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो ये वो कहता है कि लोकल लोगों से पूछना जरूरी है, बिल्कुल पूछना जरूरी है, कि वहां पे काम मिलके किया जा सके और डिजर्टिफिकेशन को खत्म करके ग्रीनरी में बदला जा सके। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका सही है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन गलत हुआ, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 and 3, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन, 1 and 3। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ना किसी पेपर में था, ठीक है, ये क्वेश्चन किसी पेपर में था, लेकिन मैं आपको इसमें बस एक बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि आईएमएफ की एसडीआर बास्केट में कितनी करेंसीज आती हैं। एसडीआर आईएमएफ की एसडीआर बास्केट में कितनी करेंसी आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। पॉइंट समझ में आया? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में हम जो हमारी जो चीजें अलाउड हैं वो कौन सी चीजें हैं? देखो पहली बात तो आईएमएफ के जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है। आईएमएफ की करेंसी जो है एसडीआर, दैट इज कॉल्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है। और इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको दूसरा नाम है इसका पेपर गोल्ड। और ये जो करेंसी आई थी, ये आई थी 1969 में। ये करेंसी कब आई थी? 1969 में इशू करी गई थी आईएमएफ के द्वारा। अब क्वेश्चन ये है कि ये करेंसी को प्रपोज किया गया था कि एसडीआर मतलब आईएमएफ की बास्केट में डाला जाए, और वो थी चाइना की रेनमिंबी। चाइना की रेनमिंबी जो लास्ट में अब जो है प्रपोज करी गई थी, चाइना की रेनमिंबी, चाइना की, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिपॉजिट होता है, और आपको पता है मिनिमम आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व कितना होना चाहिए? 200 करोड़ रुपीस। अभी 200 करोड़ का 115 करोड़ और 85 करोड़ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 115 करोड़ का जो होता है वो गोल्ड होता है, ठीक है, मिनिमम रखना होता है, इसको रखने तो कितना मर्जी रख ले, ये मिनिमम है। 85 करोड़ की होती है फॉरेन करेंसी, ठीक है, फॉरेन करेंसी। अब क्वेश्चन ये है, ये 85 करोड़ की जो फॉरेन करेंसी आरबी रखता है, पहली बात तो यूएस का डॉलर, यूरोपियन यूनियन का यूरो, और ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग, तीन तो ये हो गए, ठीक है, तीन तो ये हो गए, और ये हो गए, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। चाइना का युआन भी कह देते हैं और रेनमिंबी भी कह देते हैं हम लोग, छोटे वर्ड में लिख रहा हूं मैं यहां पे। एक और रह गया, कौन सा रह गया? यूएस, यूरोपियन यूनियन, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, और कौन सी रह गई? हाँ, जापान, जापान का येन, ठीक है। ये पांच जो हैं आपकी इंटरनेशनल करेंसीज हैं, ये पांच जो हैं इंटरनेशनल करेंसीज हैं, ये आरबीआई रखता है। और छठी जो है वो करेंसी नहीं है, वो एक पेपर की फॉर्म में है, और दैट इज द आईएमएफ करेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं? एसडीआर या पेपर गोल्ड। ये पांच जो हैं ये इंटरनेशनल करेंसीज में आती हैं। ये आईएमएफ की करेंसी है, नॉट ए इंटरनेशनल करेंसी, किसी देश की करेंसी नहीं है, ये आईएमएफ की करेंसी है, ये ध्यान रखना है। तो ये गड़बड़ मत कर देना पेपर में। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ जी।
लगाओ दिमाग। यार देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा सोचा करो, यार ये हो सकता है नहीं हो सकता, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कैसे भी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि इसमें आप जो है आंसर दे पाएं। ठीक है, आप आंसर दे पाएं। तो पहला पॉइंट देखो क्या कहता है, ये बोलता है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के रिगार्डिंग पॉइंट है जी। यहां पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे पहला पॉइंट देखो, IMFC यानी कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी discusses the matter concerning the world economy and advises the IMF on the direction of its work। देखो एक चीज बताओ, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहे हमारे पेड कोर्स से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी और इंस्टीट्यूशन के पेड कोर्स से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो वो मान के चलो जो भी इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ रहे हो वो क्या है आपके लिए कमेटी का काम कर रही है। और आप जो लोग हो वो क्या हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जाने के IMF हो, आप एक IMF हो। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मेंबर को ये बताती है ना, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये चीज़ गलत है, प्रॉपर तरीके से ऐसे करो वैसे करो। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ मतलब जो कमेटी है यानी कि जो मैं हूँ या हमारे टीचर्स हैं वो आपको क्या कह सकते हैं, बेटा इसको ऐसे कर लेना, बाकी देखो मर्जी आपकी है। तो इस कमेटी का काम भी यही होता है कि उस मतलब उस इंस्टीट्यूशन को बताना, भाई डायरेक्शंस देना ऐसे करना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से एडवाइस करना ऐसे करना चाहिए। और साथ के साथ ये जो एडवाइस मिलती है ये प्रॉपर तरीके से जो चीजें जाती हैं जो IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं ना उनके पास जाती है। तो ये कमेटी जो है डिस्कस करती है वर्ल्ड इकोनॉमी के जितने भी कंसर्न्स होते हैं वो, यस, और एडवाइस करती है IMF को कि भाई उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम चले। ये ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का काम, कमेटी का काम यही है कि आपको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शंस देना। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को डायरेक्शन देना। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स इन द मीटिंग ऑफ द IMFC एज एन ऑब्जर्वर। यस, बिल्कुल सही है, वर्ल्ड बैंक भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है और ऑब्जर्वर स्टेटस होता है। यस, बिल्कुल सही है, ये ऑब्जर्वर स्टेटस होता है यहां पे। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। गॉट इट। एक चीज और बताता हूं, हमने बात किया कि ये डिस्कस करती है कंसर्निंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, जितने भी इश्यूज होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के रिलेटेड वो सब कुछ ये डिस्कस करती है। तो इसका मतलब अगर आपसे पेपर में पूछा वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, या आपसे पूछा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इन दोनों में वर्ल्ड इकोनॉमी की बात आ रही है, इन दोनों में वर्ल्ड इकोनॉमी की बात आ रही है। यस, बिल्कुल बात आ रही है, ये दोनों में वर्ल्ड इकोनॉमी की बात आ रही है। यस, दोनों में वर्ल्ड इकोनॉमी की बात आ रही है। तो इसका मतलब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये तैयार कौन कर रहा है, तो पेपर में अगर आपसे पेपर में पूछा कि ये रिपोर्ट कौन देता है तो आपका आंसर क्या बनेगा, IMF। आपका आंसर क्या बनेगा, IMF। तभी उसने वर्ड क्या बोला, ये डिस्कस करती है मैटर्स कंसर्निंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। यस भाई, वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, या इकोनॉमी आउटलुक कैसे है, भाई वो सब कुछ डिस्कस करेगी। समझ में आया। सर इकोनॉमिक्स आउट ऑफ द माइंड बेटा तुमने हमसे नहीं पढ़ा ना हम देसी लोग हैं, हम देसी भाषा देसी उसमें बात करते हैं,
ठीक है। देसी का मतलब यहां पे ये नहीं है कि और ही कुछ देसी, ठीक है। देसी का मतलब ये होता है कि आपको उन वर्ड्स को समझना आना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे वर्ड यूज किया वर्ल्ड इकोनॉमी के मैटर्स, बोलने को तो मैं निकल सकता था ऐसे, और यहां पे वो मैंने आपको मतलब बताया कि इसको लिंक करो यहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तीनों चीजें आपकी समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ना होता है, कहां से भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, जब आप खुद से घर पे पढ़ रहे हो तो चीजों को समझ के, थोड़ा सा समझ के पढ़ा करो, चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ा करो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। समझ के पढ़ा करो, समझ के पढ़ा करो। मैं बहुत बार कहता हूं आप लोगों को कि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में देखो आई डोंट नो कोई बताता है नहीं बताता, हो सकता है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कि जो आज का लेक्चर हम ले रहे हैं 30 में क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये 30 क्वेश्चन करके जो आपकी एक्सप्लेनेशन आती है, जो 30 क्वेश्चन के बीच बीच में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, उन एक्सप्लेनेशन को अगर आपने समझ लिया है तो वहां से क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। हाँ, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा जी। ये बताइए जी, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है 2-3 सालों से ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 2-3 सालों से। नेट मीटरिंग क्या होता है 2-3 सालों से मैं कह रहा हूं, और ये लास्ट ईयर 69 बीपीएससी में एज इट इज विद ऑप्शन एज इट इज ऐसे आया था, ऑप्शन भी सेम आए थे, ठीक है। 69 बीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन 100% सेम टू सेम नेट मीटरिंग, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है, नेट मीटरिंग का मतलब क्या होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट मीटरिंग। देखो नेट मीटरिंग का मतलब होता है, यहां पे समझो, यहां पे आपके घर पे सोलर पैनल लग गया, सोलर पैनल ने क्या किया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, बिल्कुल कर दी भाई। फिर उसमें एक इन्वर्टर है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, वो डीसी टू एसी चेंज कर रहा है, भाई ठीक है जी कर रहा है, छोड़ो, बस हमें इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, इस घर ने जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी उसने वो यूज करी। ये मत देखना, ये समझ नहीं आएगा तुम्हें। भाई पैनल लगे हुए हैं, सोलर एनर्जी लगी हुई है, सोलर पैनल लगे हुए हैं, उसने एनर्जी पैदा करी और उसने जो घर में लगी हुई थी उसने यूज करी, और जो एक्स्ट्रा बच गई वो आपने आगे किसको दे दी, टावर को दे दी। टावर मतलब तुमने बिजली बोर्ड को दे दी। अब ये बिजली बोर्ड वाले वो एक्स्ट्रा बिजली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बिल्कुल यूज कर रहे हैं। अब मान के चलो कि भाई इस घर को एक्स्ट्रा बिजली की जरूरत पड़ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ गई, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जरूरत पड़ गई। अब ये क्या कहेंगे, भाई तुम दो ना हमें, क्योंकि तुम्हें हमने एक्स्ट्रा पे कर रखी है। तो अब इस घर ने अपना जो पावर बिल है उसको क्या करना है, रिड्यूस, कम करना है। तो ये क्या कहेंगे, यहां से मांगेंगे। तो ये हो गया नेट मीटरिंग, दिस इज कॉल्ड नेट मीटरिंग। पॉइंट समझ में आया, दिस इज कॉल्ड नेट मीटरिंग। भाई गिव एंड टेक वाली बात चल रही है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहां पे अब देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ जी। The generation and the use of the solar energy by the household or the consumers. Option number 1 is the correct answer. Option number 1. एक चीज यहां पे समझने वाली जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सोलर एनर्जी मतलब सन की एनर्जी। सन क्या है, स्टार है, और स्टार जो होते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी मतलब अपने आप की लाइट को खुद छोड़ते हैं, और स्टार बने होते हैं हाइड्रोजन के। और यहां पे स्टार जो होते हैं हाइड्रोजन को और मिलाते जाते हैं, और मिलाते जाते हैं, और मिलाते जाते हैं, जाने के हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता रहता है और हीलियम बनता रहता है। तो इसीलिए स्टार में, सन में हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलता है। अब बात यह है, जब हीलियम बनता है ना तो ये एनर्जी निकलती है यहां से, एंड दैट इज कॉल्ड ये सोलर एनर्जी। और ये कौन से प्रोसेस से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और हिंदी में फ्यूजन को संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, 1 इज द करेक्ट वन, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये चीजें न्यूज में बहुत रहती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन में। और WTO के जिनेवा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा, OECD के पेरिस। चलो अगला क्वेश्चन। Who first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? अशोका के जो एडिक्ट्स थे, जो पत्थर के वो एडिक्ट्स वगैरह होते हैं, वो सबसे पहले किसने पढ़े थे? वो सबसे पहले पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। और इसने बोला था कि लोग जो अशोक को हैं पियादसी और देवम प्रिया ये बोलते हैं। ये जेम्स लैप, ये क्या लिखा है? अरे नहीं नहीं, जेम्स प्रिंसेप है ये। जेम्स प्रिंसेप, जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं वहां पे। गॉट इट? जेम्स प्रिंसेप। अब यहां पे एक चीज याद रखनी है कि जेम्स प्रिंसेप जो है, आपको पता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पढ़ा है तुमने? 1784 एंड विलियम जोन्स वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में जो इनका जर्नल था, द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वो भी जेम्स प्रिंसेप ने दिया था। तो मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये विलियम जोन्स हैं, मतलब फाउंडर, और ये जेम्स प्रिंसेप जो है वहां का जो जर्नल चलाया था वो इसने चलाया था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे जो इन्होंने डिसाइफर किया था, तो इन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में बात करी थी, स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। तो जो जेम्स प्रिंसेप है वो खारोष्ठी और ब्रह्मी, जो प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया में खारोष्ठी एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने वाला पर्सन, दैट वाज द प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो ये याद रखना, ये दो भाषाएं जो हैं वो किसकी देन है? प्रिंसेप की देन है, जेम्स प्रिंसेप, ओके। मैक्स मुलर, ये याद होगा तुमने, इसने बताई थी सेंट्रल एशियन थ्योरी, जो कि बेस्ट मानी गई थी, और एशियन थ्योरी। और एक इसने किस चीज के लिए बताई थी? आर्यंस के लिए, कि जो आर्यंस हैं वो कहां से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं, सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो मैक्स मुलर ने वो थ्योरी बताई थी। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का है। इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी सही है। ग्राम न्यायालय एक्ट, इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा सही है। देखिए, ग्राम न्यायालय एक्ट जो है, जो रूरल एरियाज में प्रॉपर तरीके से गांव वाले एरिया में जस्टिस प्रोवाइड करता है, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके स्टेट गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट की मदद से जो न्यायाधिकारी होते हैं उसको वो अपॉइंट किया जाता है उस ग्राम न्यायालय में। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो ग्राम न्यायालय है सिर्फ सिविल केसेस सुनते हैं, क्रिमिनल केसेस नहीं सुनते, ये ऑप्शन आपका गलत है भाई। दोनों केसेस सुनते हैं, वो सिविल भी सुनते हैं, वो क्रिमिनल भी सुनते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा, ये एक्ट जो है, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, लोकल सोशल एक्टिविस्ट, वो मीडिएटर की तरह काम करते हैं कि हाँ भाई सुलह हो जाए आपकी वगैरह वगैरह। यस, वो सुलह करने का काम करते हैं। तो दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड।
समझ में आया? ओनली सेकेंड, आओ जी आगे। वुड स्पिरिट, वुड अल्कोहल भी कह देते हैं इसको। वुड स्पिरिट और वुड अल्कोहल भी कह देते हैं इसको। और इसका तीसरा नाम क्या है? मिथेनॉल, ऑप्शन नंबर 1। ये इथेनॉल तो आपको पता ही है, शराब, इथाइल अल्कोहल, जो फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, जो रेड एंट्स होती हैं, लाल चींटियां जब काटती हैं तो ये आता है। और मिथेनोइक एसिड भी कह देते हैं, ठीक है, मिथेनोइक एसिड। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मिथेनॉल। ये क्वेश्चन रट्टा मारने वाला है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई रट्टा मार लेना, ठीक है। इनमें से किसके पास COOH ग्रुप नहीं होता? तो ये क्वेश्चन प्लीज रट्टेफिकेशन वाला क्वेश्चन है, बट इसमें हम एक्सप्लेनेशन बहुत पढ़ेंगे, बट इसको रट्टा मार लेना कि इनमें एस्कॉर्बिक एसिड के पास जो है वो COOH ग्रुप नहीं होता। बस इतना याद कर लेना, ये वाला क्वेश्चन रट्टा मारना है ये, ठीक है, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एज इट इज डाल दिया कि चलो भाई नजर में रख लो, कई बार एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। ना ही हमें COOH ग्रुप पढ़ना है, ना ही हमें OH ग्रुप पढ़ना है, ना ही हमें CO ग्रुप पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना हमें, बस ये क्वेश्चन याद कर लेना, डेट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स की और। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो होता है विटामिन C। विटामिन C सिर्फ हमें प्लांट फूड से मिलता है, एनिमल फूड से नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मिल्क होता है, काउ मिल्क, बुफेलो मिल्क, जो भी है दूध देने वाले एनिमल्स, तो मिल्क के अंदर जो है विटामिन C नहीं होगा, विटामिन C नहीं होगा, ये ध्यान रखना, सिर्फ प्लांट फूड से मिलता है। विटामिन C जो होता है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है हमें। तो इसका मतलब जब मिल्क में विटामिन C नहीं है तो आयरन भी नहीं होगा। तो इसीलिए मिल्क को जो है बैलेंस डाइट नहीं कहते, क्योंकि ना तो उसमें विटामिन C है ना ही उसमें आयरन है। अब एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को, विटामिन C हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ, विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी, जिसमें क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े ये वाले दांत वाले, ठीक है, तो यहां से ब्लीडिंग आती है। क्या होता है? ब्लीडिंग आती है, ब्लीडिंग, गम स्वेल कर जाते हैं अगर इसकी कमी हो जाए। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अच्छा, खाने में देखो 2 तरीके के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, सबको पता है। वाटर सोल्यूबल होते हैं B और C, फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट मतलब कीड़ा, ठीक है, कीड़ा याद रखना, कीड़ा, और वाटर सोल्यूबल WBC, तो मतलब WBC याद रखना, तो याद रहेगा तुम्हें, भूलेगा ही नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम खाना बनाएंगे तो सबसे ज्यादा कौन से विटामिन का लॉस होगा? सबसे पहली बात तो खाना बनाते टाइम पे विटामिन का लॉस होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा भाई? पानी वाले ही तो होंगे सबसे ज्यादा नुकसान। तो पानी का मतलब क्या होगा? B और C वाला, और B और C में भी सबसे ज्यादा किसका? विटामिन C का। B और C में भी सबसे ज्यादा किसका? विटामिन C का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है, जैसे इमली वगैरह, वाइन्स जो होती हैं, वाइन्स WINES, वाइन्स, शराब जिसे हम कहते हैं, तो वाइन्स में भी टार्ट्रिक एसिड देखने को हमें मिलता है। लैक्टिक एसिड दूध में, लैक्टिक एसिड दूध में, दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन गया। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंजेस वगैरह वगैरह, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? D, दैट इज द एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर D, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन, भाई जो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं तो आपने देखा होगा, तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो आग को बुझाने वाले वो होते हैं, उसमें होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है जी। चलो और क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3, ये होता है, समझ में आया? ये होता है।
तो पहले तो इसको ढूंढो कहां पे है ये ऑप्शन, पहले तो ये ढूंढो ऑप्शन कहां पे है। देखो जी यहां पे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो ये भी सही है यार, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कहां पे है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां पे भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सी और डी तो ऑप्शन नहीं बनेंगे। दूसरा अब देखो जी इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है ये वाला, कौन सा, द सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी 1, ना 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 ना, बी नहीं ए। अच्छा सारे बी लगा रहे हैं तो सबको बी लगाना है, सारे ए लगा रहे हैं तो सबको ए लगाना है, सारे सी लगा रहे हैं तो सबको सी लगाना है। भाई किसी के पीछे मत लगा करो, अपना दिमाग यूज किया करो। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आया, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नॉट ए नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है वैसे, H2SO4, इसे हम किंग ऑफ एसिड भी कह देते हैं और किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं इसको। और ये जितनी भी बैटरीज वगैरह होती हैं इसमें ये होता है क्या, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के साथ इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस आपको पता है, काकोरी जेल ये ट्रेन लूटी गई थी 9 अगस्त 1925 को, और उसका रीजन क्या था, काकोरी ट्रेन लूटने का रीजन क्या था भाई, जो पैसा जा रहा था वो पैसे से हथियार खरीदने थे और देश की जनता को बचाना था, तो ये था जी आपका, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में कौन लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, बिल्कुल, राजेंद्र लहरी भी थे, अशफाकुल्ला खान भी थे, सूर्य सेन नहीं थे, और इनके साथ चौथा पर्सन और कौन था, राजेंद्र हो गया रोशन सिंह, रोशन सिंह, ठीक है। ये 4 पर्सन इसमें थे काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में, मेन पर्सन। तो यहां पे सूर्य सेन नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो करी थी HRA के मेंबर ने करी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो 1924 में बनी थी, फिर बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन जो है HSRA बन गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928 में, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। तो सूर्य सेन जो है इनको हम कहते हैं मास्टर दा। 30s में 1930s में चटगांव आमरी रेड हुई थी, उसके मास्टरमाइंड ये थे, ठीक है, उसके मास्टरमाइंड कौन थे, सूर्य सिंह। सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका 4th, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें रटवाऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन रटवाऊंगा, तो याद कर जाना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा, एक रटने वाला पॉइंट बताऊंगा, तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। बट पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रीजन फॉर द शाइन ऑफ डायमंड इज, पहले तो बात क्या करता है भाई, डायमंड का शाइन आ रहा है, तो कहीं पे भी चीज चमक रही होती है, शाइन, तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ में आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात यह है, मैंने कहा शाइन, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि जैसे नहाते हैं, कई बार वो सोप बबल आपने देखा होगा नहाते टाइम पे, वो भी शाइन कर रहा होता है, सोप बबल शाइन कर रहा होता है, तो उसका भी फिनोमिना क्या आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया, शाइन वर्ड कहीं पे भी आ गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको समझना भी है कि वो शाइन कर रहा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो इंद्रधनुष बन जाता है आसमान में, रेनबो जिसे हम कहते हैं, तो रेनबो जो बनता है वो भी चमकता है, शाइन करता है एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल, तो वो भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कहीं पे भी शाइन वर्ड आ गया, चमकने वाला वर्ड आ गया, तो वो आंसर क्या बन जाएगा आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गॉट इट,
समझ में आ गया? तो ऑप्शन क्या बनेगा जी? ए इज द करेक्ट आंसर। अब और एक चीज मैं बताता हूं, मैंने आपसे बोला कि सोप बबल शाइन कर रहा है, तो आंसर क्या बनेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर मैं तुमसे यह बात करूं सोप बबल के अंदर कलर आ रहा है, तो कलर आने का मतलब वो शाइन नहीं कर रहा। दो क्वेश्चन है यहां पे, चमकना याद रखना, हमेशा आंसर क्या बनेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अगर मैंने बोला कि सोप बबल के अंदर कलर आ रहा है, आपको फिनोमेना नहीं पढ़ना भाई, ना ही आपको जानना है क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरीके से होता है, वो ऐसे ऐसे कुछ याद नहीं करने की जरूरत है आपको। बस एक चीज, क्वेश्चन ही यही आता है, क्वेश्चन ही ये आता है, सोप बबल शाइन करना है TIR, सोप बबल कलर कर रहा है, अगर कलर आ गया तो वो बन जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर सोप बबल कलर कर रहा है तो आंसर क्या बनेगा? इंटरफेरेंस। ये याद कर लेना भाई जैसे तैसे, कलर कर रहा है, इंटरफेरेंस। ठीक है। तीसरा, अगर हमें लाइट का ट्रांसवर्स नेचर जानना है, लाइट वेव का ट्रांसवर्स नेचर जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बस याद रख लो ये क्वेश्चन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये क्वेश्चन याद रख लो, ये एज इट इज छपके आएंगे पेपर में अगर यहां से क्वेश्चन बनता है। बस सीधा, हमें नहीं पढ़ना भाई ये पोलराइजेशन क्या होता है, ना ही हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस। ये यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूं, बट मैं आपको चीज बता दूं कि हम जो है एग्जाम को क्लियर करने की बात सोच रहे हैं। हमें यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बस, ठीक है भाई इतना समझा दो बस, खत्म कहानी, मुझे साइंस के कॉन्सेप्ट में नहीं जाना। ठीक है, बस ट्रांसवर्स पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अगर लाइट किसी भी चीज के कॉर्नर से बेंड हो रही है, कहां से? कॉर्नर से बेंड हो रही है, तो उसका मतलब क्या होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट कॉर्नर से बेंड हो रही है, ये लिख लेना जमुरो, ओ जमुरो, ठीक है, और लिख लेना ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं लिख लेना अपनी कॉपी पे कहीं पे, ये क्वेश्चन ही ऐसे फंसेंगे वहां पे। तो भाई अगर लाइट कॉर्नर पे बेंड कर रही है तो दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दो चीजें रह गई, अब दो चीजें आपको बतानी रह गई। एक होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो पहले डिस्पर्जन बता देते हैं। डिस्पर्जन होता है जब आपको 7 कलर दिखे, जब आपको 7 कलर दिखे, समझ में आया? जब आपको 7 कलर दिखें तो दैट इज डिस्पर्जन। अब मुझे बताओ कहीं पे भी आपको 7 कलर दिखे, अब आप अच्छे बताओ, ये इंद्रधनुष दिखता है हमें, ठीक है, रेनबो जिसे हम कहते हैं, तो मैंने कहा शाइन तो करता ही करता है भाई, तभी तो TIR है वहां पे, लेकिन 7 कलर भी दिखते हैं ना, तो भी उसमें क्या, तो उसमें और भी क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये प्रिज्म में लाइट घुसाते हैं, 7 कलर दिखते हैं, तो 7 कलर कहीं पे भी आ गए, दैट इज डिस्पर्जन। पॉइंट समझ में आया? आओ जी आगे। अरे आ जाओ पढ़ लो, ठीक है, आगे आ जाओ पढ़ लो। ये हो गया जी, एक और रह गया, एक होता है रिफ्रैक्शन। ये मैंने बहुत बार यहां पे ही तुम्हें बताया है, बहुत बार। मैं यहां पे बोर्ड के पास खड़ा हूं, यहां पे बिल्कुल बिल्कुल खड़ा हूं ना, बस बिल्कुल बोर्ड के पास खड़ा हूं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे टच करूं ना, बिल्कुल मैं टच होके खड़ा हूं यहां पे। अब समझना, ठीक है, अब समझना, अब भी मैं तुम्हें बोर्ड के पास लग रहा हूं ना, बिल्कुल, अब भी मैं तुम्हें बोर्ड के पास लग रहा हूं ना, कि हाँ सर पीछे बिल्कुल बोर्ड के पास खड़े हैं, बिल्कुल तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं बिल्कुल बोर्ड के पास खड़ा हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा साइड करता हूं, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा, तो दैट मीन्स जहां पे लाइट बेंड कर गई और आपको जो चीज दिख रही है वो है नहीं, क्योंकि मैंने देखो कितनी दूर अपना हाथ रखा हुआ है, देखो हाथ पहुंच ही नहीं रहा मेरा उस पर, तो मैं कितने नजदीक खड़ा हूं, ठीक है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे पीछे भी जाऊंगा ना, तो भी मैं आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ यार सर पीछे खड़े हैं, नहीं उसी जगह पे खड़े थे, नहीं उसी जगह पे खड़े हैं, तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब मुझे एक चीज बताओ, इंद्रधनुष की एग्जांपल फिर लेते हैं, रेनबो की एग्जांपल लेते हैं।
रेनबो आपको लगता है यार ये पीछे घर के पीछे बना हुआ है, अरे आप जा रहे हो पीछे पीछे जा रहे हो उसके, ठीक है, तो लगता ना अरे और जा रहा है दूर, 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 तो वो है क्या, वो रिफ्रैक्शन है। आपको ये पक्षी ऐसे दिखते हैं ना, अरे यही तो है पकड़ लेंगे, हाथ में हाथ है ऐसे, अरे एरोप्लेन यही तो जा रहा है पकड़ लेंगे, तो भाई क्या है वो रिफ्रैक्शन है। अब आप कई बार गर्मियां पड़ रही हैं, सड़क पे जा रहे हो, तो आपने गाड़ी में बैठ के वहां पे वो देखी होगी ये हीट निकलती देखी होगी, वो धुंधला धुंधला सा ऐसे ऐसे नजर आ रहा होता है, वो धुंधला धुंधला सा ऐसा लगता है कि धरती से ऐसे कुछ निकल रहा है, ठीक है ना, वो हीट सी ऐसे निकल रही है। तो जब आप जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो दिख रही होती है कुछ ऐसे निकल रही है, ठीक है, धरती से, मतलब नीचे से ऐसे धरती से, तो वो भी क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो अब आपको चारों पांचों कॉन्सेप्ट बता दिए भाई, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ गया, फंस गया ना यहां पे निकाल देना, ठीक है, समझ गए। तो आंसर क्या बनेगा जी आपका, ये ऑप्शन नंबर डी। अब एक चीज और बताता हूं, आप कभी भी उसमें देखो, चाहे मूवीज में देखा हो, या कभी भी आप रेगिस्तान में राजस्थान में गए हो, ठीक है, तो आपको खड़े हो ना तो दूर से मिट्टी चमक रही होती है, ठीक है, और आपको लगता है कि पानी है वहां पे, पानी नजर आ रहा है वहां पे, तो वो कौन सा फिनोमिना होगा, वो कौन सा फिनोमिना होगा, दूर से दिख रहा होगा आपको पानी, जिसे मिराज कहते हैं, ठीक है, अरे मिराज आपने उसमें बोल दिया, तो आपको वो कौन सा फिनोमिना कहेंगे उसको, उसमें दो लग गए, फिर उसमें भी दो लग गए, TIR चमक रहा है, और दूसरा रिफ्रैक्शन, वन इज अ रिफ्रैक्शन, वन इज अ TIR। मान के चलो एग्जामिनर कई बार क्या करता है, जानबूझ के आपको ऐसा क्वेश्चन डाल देता है जिसमें आपको पता लग गया, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया कि आंसर तो निकल आएगा, लेकिन कई बार वो क्या करता है, जैसे उसने ऑप्शन दे दिया TIR, और उसने डाल दिया रिफ्रैक्शन, उसने डाल दिया डिस्पर्जन, उसने डाल दिया नन ऑफ दीज, मान के चलो, तो इस केस में सबसे पहली चॉइस हमारी क्या होनी चाहिए, इस केस में सबसे पहली चॉइस क्या होनी चाहिए, मैंने आपको कहा जो चीज दिख रही है, जो इल्यूजन बन के आ रहा है वो है नहीं, तो इल्यूजन था, वो पानी इल्यूजन था, तो इसीलिए पहले हम टिक क्या करेंगे, हमारी प्रेफरेंस क्या होगी, रिफ्रैक्शन, पहले प्रेफरेंस क्या होगी, रिफ्रैक्शन, ध्यान रखना इस चीज का, और दूसरा TIR, क्योंकि वो शाइन भी कर रहा है, दूसरी चॉइस होगी TIR क्योंकि वो शाइन भी कर रहा है। और समझ में आया तुम्हें, पहला रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन नजर आएगा क्योंकि वो चीज इल्यूजन है, क्योंकि वो चीज इल्यूजन है, वो चीज है ही नहीं है। रेगिस्तान पे जो चीज दिख रही है वो रिफ्रैक्शन है पहले, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि भाई आप गाड़ी में बैठे हो और धरती से आपको वो हीट नजर आ रही है, ऐसे उड़ती उड़ती हीट नजर आती है, कई बार सड़क से निकलते जब आप देखते हो वो हीट से ऐसे ना धुंधला धुंधला सा नजर आता है, वो है क्या एक्चुअली, वो रिफ्रैक्शन है। शाइन तो वो भी कर रहा होता है, शाइन तो वो भी कर रहा है, वहां पे भी TIR का फिनोमिना लगेगा, और क्योंकि वो भी तो शाइन कर रहा है, चमक रही होती है वो, लेकिन सबसे पहली चॉइस क्या है हमारी, अगर ऐसा ऑप्शन फंस गया तो रिफ्रैक्शन देन TIR। समझ में आया, आओ जी आगे, ध्यान रखना, फिर कहोगे कि सर आपने तो बताया नहीं था ऐसे, हम तो ऐसे कराए। वीट कल्टीवेशन, गेहूं की खेती, भाई बहुत सारे बच्चे आप में से गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, गेहूं की खेती
वीट और राइस की खेती, ये तुम्हें पता होंगे क्वेश्चन, तो बताइए फटाफट से। बताइए। वीट कल्टीवेशन के टाइम पे आपको किन कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है? पहले कहता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए खास करके जब हम गेहूं को उगाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि गेहूं जो है वो कौन सी वो है फसल है, रबी है या खरीफ है? रबी है या खरीफ है? ऑब्वियसली बात है रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप जो होती हैं वो कौन से सीजन में होती हैं? विंटर में। तो इसका मतलब जो ये ग्रोथ पीरियड की बात कर रहा है, कहने का मतलब ग्रोइंग फेज की बात कर रहा है, जब हम इसको ग्रो करेंगे तो उस टाइम पे 10 या 15 डिग्री टेम्परेचर ही आपको चाहिए होता है, इतना टेम्परेचर ही चाहिए होता है। लेकिन जब हम इसको काटते हैं कटिंग टाइम पे इसका टेम्परेचर जो होता है, जैसे इसको मार्च अप्रैल में काटा जाता है तो उस टाइम पे 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहां पे ध्यान से समझो कि देखो पता है ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं, हमेशा ये नहीं होता कि रट्टा मारते चले जाए, थोड़ा सा समझो, ठीक है? तो उसका समझ में आया तुम्हें जी? अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ अबाउट 100 डेज। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब क्या हो गया? बर्फ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए खास करके नॉर्थ एरियाज में देखने को मिलती है, जैसे ये तुम्हारा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, थोड़ा बहुत बिहार, इन एरियाज में ही गेहूं देखने को मिलता है। तो फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ अबाउट 100 डेज, यस भाई, बर्फ नहीं होनी चाहिए। तीसरा लाइट क्ले और हैवी लोमी सॉइल। मतलब लोमी का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर पानी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन जो है अच्छी खासी होनी चाहिए। उसमें जो इरिगेशन हमने डाला है, पानी हमने उसमें डाला है, बस उतना ही चाहिए, एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं है हमें, अलग से कोई पानी की जरूरत नहीं है। और ये वाला पानी भी जो आता है ना, ये पानी भी जो आता है जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जिसे हम और क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आपके वो होती हैं मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, क्योंकि ये जो है इन क्रॉप्स की खेती के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए ये जो बारिश होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही बारिश जो है, और इसके अलग से उसको कोई इतना खास पानी नहीं चाहिए, तो इसीलिए इसको लाइट क्ले और हैवी लूमी सॉइल चाहिए होती है। ये भी सही है। तो पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? ऑप्शन नंबर सी। आओ आगे। Which of the following factors is not essential for the location of industries at a place? अगर कहीं पे भी अगर हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो वहां पे इसमें से कौन सी इसेंशियल चीज नहीं चाहिए? तो पहला पॉइंट देखो, लेबर। भाई लेबर तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, जरूरी है, इंडस्ट्री कैसे करेगी काम? ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, मार्केट भी तो चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना ना होना कोई मैटर नहीं करता वहां पे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए वहां पे, ठीक है? ये इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल तो बाकी तीन है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए होता है? लैंड, भाई जिस पे काम करोगे, और उस पे काम करने वाली लेबर, और जहां पे मशीनें लगेंगी या इस लेबर को पैसा, कैपिटल, और जो आप प्रोडक्शन करेंगे उसको बेचने का तरीका, आंत्रप्रेन्योरशिप। इस थोड़े से स्पेलिंग इधर उधर हो गए बट पढ़ लेना, ठीक है? आंत्रप्रेन्योरशिप। अब ये चीज है कि अगर ये चीज वहां पे है तो इन चीजों से फायदा क्या होगा? लैंड से उसको मिलेगा रेंट,
लेबर से मिलेंगे उनको वेजेस, कैपिटल जो पैसा लगाया है उससे मिलेगा हमें प्रॉफिट, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल से मिलेगा हमें इंटरेस्ट, जो पैसा लगाया उसका इंटरेस्ट मिलेगा हमें, और एंटरप्रेन्योरशिप खाएंगे प्रॉफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इनके पास। तो पूछा जाता है कई बार इनमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या होता है वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, डी इज द करेक्ट वन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं, ठीक है, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तो हम भी कोई सर पैर वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब हम याद करेंगे भाई मुझे नहीं आती कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, और ना ही मुझे कंप्यूटर का लेना देना है, ना ही मुझे कंप्यूटर आती है, और थोड़ा बहुत पता है लेकिन आता कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। तो ये क्वेश्चन देख लेना, एक दो क्वेश्चन डाले हैं मैंने जानबूझ के। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल इज कॉल्ड, भाई आंसर याद कर लो, सेल कहते हैं उसको। जैसे हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल, तो एक्सेल की भी सेल। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, बस ये याद कर लेना। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक दो क्वेश्चन याद कर लेना। आओ जी आगे। सबसे ज्यादा मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट्स कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब करता है कहां से करता है? रूट्स ओनली, लीफ ओनली, रूट्स एंड लीफ ओनली, रूट्स, लीफ एंड बार्क ओनली, कहां से करता है? ये तुम बताओ, ये क्वेश्चन तुम बताओ, ये क्वेश्चन तुम बताओ। रूट्स एंड लीफ ओनली। भाई रूट्स मतलब जमीन की जो नीचे जड़ें, ठीक है, और कई बार पत्तों को भी तो गीला करना होता है भाई, पत्ते भी क्या हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पानी। तो रूट्स एंड लीफ ओनली। बार्क क्यों? ये जो तना, वो छाल होती है, लकड़ी होती है, उसमें नहीं कोई पानी चाहिए उसको। मेन काम कहां पे? जड़ों में या पत्तों में? ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज आपको और बताता हूं, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स में होता है जाइलम, ये वाटर कंडक्शन करता है। एक होता है फिलोएम, फिलोएम जो होता है ये फूड वगैरह तैयार करवाता है वहां पे, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, पेपर में क्वेश्चन आता है, जैसे ट्री को आप काटते हैं, देखा होगा, काटना तो नहीं चाहिए, उसमें ऐसे रिंग्स बनी होती हैं, ये ऐसे करके, ये एक साल में एक रिंग बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनुअल ग्रोथ रिंग। क्या कहते हैं इसको? एनुअल ग्रोथ रिंग। और इस चीज की स्टडी को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो मतलब क्या हुआ, अगर एक पेड़ में मुझे ऐसे 50 रिंग मिली, अगर मुझे 50 रिंग मिली, तो उस पेड़ की आयु क्या होगी? 50 साल ही होगी, क्योंकि एक साल में एक बनती है ये, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन में भी आप फंस जाते हैं एग्जाम में। यहां पे तो आपको लगेगा यार इतना इजी क्वेश्चन, एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन में भी हम फंस जाते हैं। अरे यार इसका क्या आंसर होगा, अब क्या, अरे यार इतना क्लोज ऑप्शन, क्योंकि वहां पे एक अलग टाइप का प्रेशर होता है। which of the following is not a primary function of a green leaf? जी, अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज नॉट? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड, ये तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फिलोएम फूड कंडक्शन करवाता है, इंटरचेंज ऑफ गैसेस ये आपका स्टोमेटा वगैरह करते हैं, ये पत्तों से होता है, ये भी इवेपोरेशन ये भी पत्तों से होता है भाई, ग्रीन लीफ से होता है। बट कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपके फूड के लिए फिलोएम है और वाटर के लिए जाइलम है। तो भाई ये क्या बनेगा आंसर इसका? डी। इसका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। समझ में आया?
बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है तो। चीफ टैक्स कलेक्टर इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन थी, अच्छा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज थी, ये ध्यान रखना। सेंट्रलाइज का मतलब किंग का कंट्रोल बहुत था, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड। तो अब क्वेश्चन ये है कि जहां पे आपका टैक्स कलेक्शन वाले लोग होते थे उसको क्या कहते थे, टैक्स कलेक्शन वाले लोगों को क्या कहते थे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, उसको कहते थे समर्थ। ऑप्शन नंबर 1 समर्थ कहते थे, ऑप्शन नंबर 1, गॉट इट। अब ये सारे नाम पढ़ने हैं तुमने ध्यान से। देखो एक है सनिद्धता, ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, मतलब भाई जिसके पास जो है खजाना होता था, ठीक है, खजाने वाला बंदा मेन। गोपा जो अकाउंट्स को रिस्पॉन्सिबल था। समर्थ जो जनरल रेवेन्यू, जो टैक्स वाली बात आ रही है, रेवेन्यू मतलब यही ऑप्शन था हमारा। संस्थायध्यक्षा ये भाई मार्केट का सुपरिटेंडेंट, और शुल्काध्यक्षा ये टोल्स वगैरह जो होती थी कलेक्शन वगैरह वो करता था। ये अकाराध्यक्षा ये माइंस वगैरह को देखता था। नवाध्यक्षा ये शिप्स वगैरह को, नवा मतलब नाव, नाव, ठीक है, नावाध्यक्षा। और व्यावहारिका ये चीफ जस्टिस ऑफ द सिविल कोड, ठीक है भाई, कुछ इश्यूज हैं वहां पे सॉल्व किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे भाई ये जो है ना, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर लेना है तो मैं साइड पे इसीलिए हो गया, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, सुदर्शन लेक नियर गिरनार, इनमें से कौन से किंग ने रिपेयर करवाई थी, कौन से किंग ने रिपेयर करवाई थी? देखिए सुदर्शन लेक 2 बार रिपेयर हुई है। फर्स्ट टाइम जो रिपेयर हुई थी वो हुई थी शक रूलर रुद्रदमन 1 इनके टाइम पे। दूसरी बार सुदर्शन लेक गिरनार गुजरात में स्कंदगुप्त के टाइम पे देखने को मिली थी, और इनका जो गवर्नर था परामटा, भाई इसने करवाई थी, परामता ने करवाई थी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये आपको याद रखनी है। पहले रुद्रदमन 1 ने करवाई थी, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त के गवर्नर परामता ने करवाई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। कुमारगुप्त 1 वो पर्सन है जिसने हुन्स का अटैक को खूबसूरती से इनको जवाब दिया था। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, कविराज कहते हैं, और प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन इनकी है जो कि हरिसेन की इंस्क्रिप्शन है और इनके नाम पे है। और इस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी इसको कहते हैं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो है 3 बंदों का नाम है, अशोक, समुद्रगुप्त और एक कौन था, जहांगीर, 3 लोगों का नाम है लिखा हुआ है वहां पे। समुद्रगुप्त, इसको कविराज भी कहते थे, पोइट्स वगैरह थे। वीणा बजाते हुए सिक्कों, वीणा बजाते हुए सिक्के के ऊपर जो पिक्चर है वो समुद्रगुप्त की है। चंद्रगुप्त 2 जो है ये वो पर्सन है जिसके टाइम पे 9 जेम्स भी रहते थे। पहला चाइनीज पिलग्रिम फाहियान वो चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे आया था, फर्स्ट चाइनीज। मेहरौली पिलर, मेहरौली जो पिलर बना हुआ है, आयरन पिलर बना हुआ है दिल्ली में, वो भी चंद्रगुप्त 2 के नाम पे है। ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। आओ जी आगे, ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ माइंस हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जी, ठीक है। ये आपको बताना है माइंस किसके लिए हैं। हेरेवसु, हेरेवसु जो है ये चाइना में है, ठीक है, चाइना में है। और सलोबो जो है ये ब्राजील में है। और काल गुरले
ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में खास करके, ठीक है। और काराजस ये भी ब्राजील में है। अब क्वेश्चन ये है, ये माइंस जो है वो किसके लिए फेमस है? अरे बाजी वाह, इतना जल्दी फटाफट से आंसर, ये पढ़ रखा है पहले क्वेश्चन तुम लोगों ने, हैं? ये 2-4 बच्चों ने तो क्वेश्चन देखते ही आंसर डाल दिया। क्या बात है, अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, काराजस जो है आयरन ओर है, कालगोर्ली जो है ये गोल्ड वाली है, गोल्ड फील्ड है ये सालोबो जो है कॉपर वाली हैं, और हेरवसु जो है ये कोल वाली हैं। 4 3 2 1। यहाँ पे ऑप्शन है फोर्थ, यहाँ पे ऑप्शन है फोर्थ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा बट काफी नीचे है ये। 4 3 2 1। अच्छा है, फटाफट खटाखट। सही है यार, बढ़िया। आओ जी आगे। द वर्ल्ड हाइएस्ट टाइड्स अगर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? जो वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड्स हैं वो कहां पे देखने को हमें मिलती हैं? सो दिस इज इन द बे ऑफ फंडी, ठीक है, बे ऑफ फंडी, ऑप्शन नंबर सी। अब दिखाते हैं आपको बे ऑफ फंडी। हियर इज द बे ऑफ फंडी, ठीक है। एंड दिस इज लोकेटेड इन कनाडा, ये कनाडा का पार्ट है, ओके। और ये जो डिवाइड करती है न्यू बोन्शविक एंड नोवा स्कोशिया, इन दोनों को सेपरेट करती है, ओके। ये नोवा स्कोशिया एंड न्यू बोन्शविक, और दिस इज इन द कनाडा, बे ऑफ फंडी। गॉट इट? तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 हैं, 17 हैं, इनको टारगेट्स को अचीव करने की डेट कब है? तो भाई वो 2030 तक अचीव करने की बात करी हुई है, बट अचीवेबल नहीं होंगे, ये बोल भी रखा है उन्होंने। ये 17 डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट किए थे यूनाइटेड नेशन ने 2015 में, और ये ब्लूप्रिंट है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, जिसमें 17 डेवलपमेंट गोल हमने बताए हैं, और जिसमें हम इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएंगे और आउटकम्स लेके आएंगे। ग्लोबल चैलेंजेस देखने को हमें बहुत मिलेंगे, और यूनिवर्सल को भाई आपने प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है 2030 तक, 2030। ये 20 क्यों लगा रहे हैं बच्चे? 20 30 भाई, क्या 30 30? अरे एक 2930 आ रहा है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका? सी। अब एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है, पेपर में ये 17 के 17 पूछे जा सकते हैं तुमसे, तो रट्टा मारना है यार, सीरियसली। बट मैं आपको इसमें कुछ बता देता हूं तरीका, कुछ तरीके मैं तुम्हें बता देता हूं याद करने के, जो मुझे तरीके पता हैं, जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूं, इसको ध्यान से समझना। देखो, पहला है पॉवर्टी, ठीक है, दूसरा है हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ, चौथा है एजुकेशन, ई, पांचवा है इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ई, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसको अगर आप वर्ड याद करेंगे ना, इसका मतलब बन गया फ्यू। तो ये याद कर लेना, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, वाटर, ठीक है। फ्यू से याद कर लेना, ये 6 तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, 6 तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाकियों की कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ठीक है, ये सिर्फ 6 की ट्रिक थी मेरे पास, और मेरे को यही आता था और मैंने वो बता दिया।
लेकिन अब इसके अलावा 6 के अलावा आपको कौन कौन से याद कर लेने हैं, ठीक है, कौन कौन से याद कर लेने हैं, जैसे कि ये कोई जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, 15 याद कर लो, लाइफ ऑन लैंड 15 लिख लेना, ठीक है, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, और नंबर 10 इनइक्वालिटीज, ठीक है, समझ में आ गया, ये याद कर लेना भाई, पढ़ लेना, मतलब 6 तो तुम्हें ये याद हो गए, पढ़ने तो सारे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ने तो सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये छोड़ दो, ऐसा नहीं है, एक बार रीड करके चले जाना, पर इसको बिल्कुल मत भूलना, 6 ये वाले और 3 ये वाले, ठीक है, 10, 13 और 15 इसको भूलना मत, ये किस किस चीज के लिए है, ये क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया पहली बात तो 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, इसके लिए था, पॉइंट समझ में आया, तो भाई ये ऑप्शन गलत हो गया है। दूसरा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल यार स्टैट्यूटरी है, पार्लियामेंट ने बनाई थी ये टाइगर कंजर्वेशन वगैरह के लिए, ये ऑप्शन सही है। तीसरा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर करी जाती है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर करी जाती है, तो पहला गलत, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द राइट वन, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको सेंसिटिव जोन, अब बताता हूं आपको ये क्या है इको सेंसिटिव जोन, ये वाले इको सेंसिटिव जोन, ये आपने सुना होगा ना, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन, कोर जोन, ये बाद में डिस्कस करते हैं। ये जो जोन बनाए हुए हैं इस तरीके के, दे आर कॉल्ड इको सेंसिटिव जोन। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। नंबर 1, ये एरिया जो है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आते हैं, यार ये ऑप्शन गलत है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एरिया हमने डिमार्केशन करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वाली मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, सो दे आर नॉट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये इसके अंदर आते हैं भाई, मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, बस बात खत्म, कोई एक्ट उक्ट के कारण के कुछ नहीं बनाया हुआ। दूसरा, इसका जो मतलब इको सेंसिटिव जोन का जो पर्पस है वो ये है कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है उस जोन में खत्म कर देना, और एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। भाई कैसे, कुछ जोन, पहली बात तो इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से एरिया का डिमार्केशन देना। इको सेंसिटिव जोन जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें एरिया डिमार्केशन देते हैं, और यहां पे ऐसा नहीं होता कि हमने सिर्फ जो है सारी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी को खत्म करना है एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर, ये भी गलत है। कोई एरिया में देखो, ट्रांजिशन जोन, कोर और बफर जोन में अलग अलग काम करने होते हैं, अलग अलग काम छोड़ने होते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2 इज द करेक्ट आंसर, नीदर 1 नॉट 2, समझ में आया, तो कोई भी ऑप्शन यहां पे नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन के अलावा यह भी याद करना है कि ये कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन में होता क्या क्या है, कि कौन सी एक्टिविटी किस में अलाउड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी चीज किस में अलाउड है। जैसे कि ट्रांजिशन जोन ये हो गया, बफर जोन एंड कोर जोन। ट्रांजिशन जोन के बाहर आप रह सकते हैं, ट्रांजिशन जोन के अंदर
आप रह सकते हैं, लेकिन क्रॉप भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। मतलब भाई जो आउटर एरिया है, जो नेशनल पार्क हैं, रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो उसके बाहर बाहर जो है आपका ट्रांजिशन जोन में आप रह भी सकते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है उसके नीचे, दैट इज अ बफर जोन, जो सेंटर वाला एरिया है, उसके बाद वाला नंबर 1, नंबर 2, बफर जोन में आप सिर्फ टूरिज्म कर सकते हैं। भाई वहां पे जो एनिमल्स, जैसे आपने देखा होगा ना, ये सफारीज वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है, ये सफारीज वगैरह की, ये टाइगर सफारी, ये सफारी, वो सफारी जो करते हैं ये, ठीक है ना, तो उसमें टूरिज्म का पार्ट हो गया, और वहां पे एनिमल को खाना दिया जाता है, दैट्स इट, और ग्रेज करते हैं वहां पे बफर जोन में। कोर जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है भाई, यहां पे ये पहली बात तो बहुत ही सेंसिटिव जोन है ये वाला, और यहां पे है ये, ठीक है, यहां पे भी हैं, बफर जोन में भी हैं, वो यहां पे भी आ सकते हैं, वो यहां से बाहर निकल के भी आ सकते हैं, लेकिन कोर जोन जो है भाई उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है, पूरा का पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब भाई वो हो सकता है कि जो बचपन में टाइम पे वो पढ़ते थे ना, राजा सेंटर में बैठा है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स बैठे हैं और उनकी एक मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग यहां पे चलती है, कोर जोन में कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ठीक है, कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है। लेकिन बफर जोन में एक्टिविटी अलाउड है, वो भी कौन सी, सिर्फ टूरिज्म। भाई आपको दिखाया जा सकता है, देखो ये ऐसा है, ये ऐसे है वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो भाई देख लेना। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, डी, नीदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए जी, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है वो सीड रिप्लेसमेंट रेट को इन्हांस कर रही है बहुत सारी क्रॉप्स के लिए, सो डैट जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और फ्यूचर को हम सिक्योर कर पाएँ। तो इसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। वो बहुत सारी दिक्कतों में क्या है, इनमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इन बहुत सारी दिक्कतों में है क्या, चलिए इन बहुत सारी दिक्कतों में है क्या। नंबर 1, देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस। गलत भाई, हमारी नेशनल सीड पॉलिसी 2002 में आ गई थी, नेशनल सीड पॉलिसी। नंबर 2, देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ वेजिटेबल एंड प्लांटिंग मटेरियल्स ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप। देखो यहां पे देखो प्राइवेट सेक्टर का रोल तो है। कैसे रोल है, आपने देखा होगा, जब आप किसान अगर हो तो बाहर मार्केट में कई बार प्राइवेट शॉप से आप वो लेने जाते हो, ये क्या नाम है, क्रॉप्स, ये बीज सीड्स लेने जाते हो, तो भाई प्राइवेट सेक्टर से भी आप कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर वाला जो है उसके पास वॉल्यूम कम होगा, लेकिन प्राइस क्या होगी, ज़्यादा। वॉल्यूम कम, प्राइस ज़्यादा। लेकिन जो ये इफ्को के काफ़ी ज़्यादा वो होती हैं, ब्रांचेज होती हैं अलग अलग शहरों में, ठीक है ना, वहाँ पे सस्ता भी होता है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आम किसान वहाँ पे आता है। लेकिन ये ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर का तो रोल है ही है, ऐसा तो कह नहीं सकते कि प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल है। देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ये ऑप्शन गलत हो गया। प्राइवेट सेक्टर का रोल तो है, पॉइंट समझ में आया, तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो गया जी, गलत हो गया। तीसरा, there is a demand supply gap regarding the quality seeds in case of low value and high volume crops। कहने का मतलब ये है कि ऐसी क्रॉप्स में जो डिमांड सप्लाई गैप है, भाई जो मैं डिमांड कर रहा हूं और मुझे सप्लाई मिल रही है उसमें गैप है, क्वालिटी सीड्स का किस केस में, लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप, मतलब जिसकी प्राइस, अगर ये लेट सपोज ये क्रॉप है, ये इसकी प्राइस कम है लेकिन ये वॉल्यूम में बहुत ज्यादा आती है, इसके लिए मुझे क्वालिटी सीड्स नहीं मिल रही, इसमें बहुत ज्यादा गैप है, डिमांड और सप्लाई में गैप है। यस, इन क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा गैप है, तो ये ऑप्शन गलत, दूसरा भी ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है कि ये हमें कांस्टेंट है यहां पे, क्योंकि हम जो दे रहे हैं, हम सीधी सी बात है, जो नई चीजें जो भी आएंगी, जो सीड वगैरह भी आएंगे, तो मेन हमारा ध्यान कहां पे होगा, गेहूं और चावल के ऊपर। क्यों, क्योंकि देश की मेन क्रॉप ये है, देश की, पूरे देश की। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब भाई साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, ऐसे नहीं मैं बात कर रहा,
देश की जो प्राइम चीज जो है वो है गेहूं और चावल, क्योंकि जहां पे एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो इसीलिए कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जहां पे कम मतलब जो है जहां से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी लेकिन उसकी प्राइस बहुत कम है, तो उसमें क्वालिटी सीड्स की जो गैप है वो है। तो इसीलिए यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा जी, आपका सी ऑप्शन सही है और पहला और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो टिक कर दोगे, ये तो आसान है क्वेश्चन। इनमें करेक्ट बताना है। गढ़वा गुजरात में है, सही है जी। मोहिनीअट्टम उड़ीसा में है, गलत। मोहिनीअट्टम केरला में है, केरला में मोहिनीअट्टम भी है। और कौन सा है, और कौन सा है केरला में जो हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म भी है? एक है क्लासिकल डांस फॉर्म की अगर हम बात करें, कथकली, कथकली भी है यहाँ पे। कुचिपुड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में उड़ीसी डांस फॉर्म है, मणिपुर में मणिपुरी है, सतरिया जो है असम में है, कथक जो है नॉर्थ इंडिया में है। एक डांस, 2 3 4 5 6 और 7, एक रह गया, 8 है टोटल हमारे। कौन सा रह गया? कुचिपुड़ी हो गया, अरे तमिलनाडु का भारतनाट्यम, तमिलनाडु का भारतनाट्यम। दीज आर द क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है। दूसरा गलत हो गया, जक्षगन उड़ीसा कर्नाटका का, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही हो गया जी आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 and 3rd ओनली, 1 and 3rd ओनली। नेक्स्ट, ये तो देखा होगा तुमने, ये जो आपने एक एक्टर देखे हैं विद्युत जामवाल, ठीक है। तो विद्युत जामवाल जो है ये करते हैं, इट्स कॉल्ड कल्लारी पयट्टू। ये इंडियन कल्चर है ये, और ये खास करके देखने को मिलता है केरला, तमिलनाडु में, मेनली केरला। तमिलनाडु में भी है, मेनली केरला। व्हाट इज दिस, क्या है ये? एंशिएंट भक्ति, अरे भक्ति कल्ट कहां से आ गया ये ऑप्शन में? ब्रॉन्ज एंड, अरे नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, ये भी कुछ नहीं है। एंशिएंट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा, नहीं, डांस ड्रामा नहीं है, ये मार्शल आर्ट है, ये एंशिएंट मार्शल आर्ट है इन लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। यस, ऑप्शन नंबर डी। खासकर केरला में और कुछ पार्ट्स तमिलनाडु में भी हैं, ठीक है। तो दिस इज द कल्लारिपयट्टू, और दिस इज द, कह सकते हो, दिस इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न कुंग-फू, मॉडर्न कुंग-फू के फादर, ठीक है। ये डांस फॉर्म है, कुछ मार्शल आर्ट्स हैं, सॉरी मार्शल आर्ट्स हैं, ये देख लो। सो हियर इज द कल्लारी, इट्स कल्लारिपयट्टू। ये पंजाब में है गटका, ठीक है। मणिपुर में जो है थांगटा, और बिहार में डेट इज परिखंडा, एंड लाठी खेला वेस्ट बंगाल में, लाठी खेला। ओके, कुछ मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये याद कर लेना अच्छे से।